हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस गार्डन। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी का 9 लेसन, क्योंकि हम पहले 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 9 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये चैप्टर हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी, क्योंकि इसमें जो पॉइंट हैं वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और कुछ खास है नहीं इसमें। जो भी इंफॉर्मेशन है काम की वो हम निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा समझ लेते हैं। नील नदी का उपहार क्यों कहते हैं? क्लियर है? जो मिस्र देश है इसे नील नदी का उपहार क्यों कहते हैं, बस ये समझते हैं। और एक तो जो कुछ पॉइंट हैं इसमें वो भी समझते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। पहले तो ये समझ लेते हैं ये क्या है। खाड़ी किसे कहते हैं? क्लियर है? समुद्र का वह छोटा और सकरा भाग जो भूभाग के भीतर तक चला गया। मतलब सीधी सी बात है, जो समुद्र होता है उसमें जो उसका जो भूभाग होता है, जो सकरा हुआ वो समुद्र होता है। मान लो ये समुद्र हो गया, इसमें जो थोड़ा सा भूभाग जो समुद्र होता है वो उसमें जमीन में चला जाता है, तो उसी को खाड़ी कहते हैं। क्लियर है? वो नीचे बहने लगता है। आगे बढ़ते हैं। मिस्र अरब गणतंत्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन इसकी थी 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका के संगम पर। जो हमारा एशिया है, जिसमें हमारा देश पड़ता है एशिया में, एशिया और अफ्रीका दोनों देश को जो जोड़ने का काम करता है। क्लियर? संगम पर स्थित है। सुएज नहर के निर्माण के पहले सुएज जल संधि अफ्रीका और एशिया के बीच प्रमुख पुल का काम करती थी। पहले जो सुएज जल संधि थी अफ्रीका और महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बीच, अब तो वो उसकी जगह पे अब क्या बन गई? सुएज नहर। जब ये सुएज नहर नहीं थी तब सुएज जल संधि थी, जो पुल का काम करती थी। क्लियर है? एक दूसरे को जोड़ने का काम करती थी। आज भी पूर्व और पश्चिम के देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुएज नहर एक सुगम महत्वपूर्ण द्वार का काम करता है। वही इम्पोर्टेंट जो द्वार होता है, उसी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितने भी काम होते हैं आज भी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। मानचित्र में पड़ोसी देशों को तुम्हें पता चलेगा। मिस्र विशाल, थोड़ा और समझते हैं। मिस्र विशाल मरुस्थल का एक भाग है। जो सहारा डेजर्ट है हमारा, उसका एक मिस्र भाग है। और जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका के लगभग आगे आधे भाग में फैला है। कितने? आधे में। ठीक है। मिस्र देश का थोड़ा सा भाग एशिया में भी पड़ता है। हम इसको देखेंगे, एशिया को टच करता है। तो चलिए मैप में देखते हैं। देखो ये रहा हमारा एशिया। क्लियर? ये तो इसका थोड़ा सा भाग जो टच करता है इसको। क्लियर है? हम लौटते हैं अपने चैप्टर की ओर। नील नदी के जीवनदायिनी जल के कारण यहाँ अफ्रीका में सबसे अधिक संपन्न घने देशों में से एक है। क्लियर? अब क्या है, जो नील नदी होती है उसके आसपास अधिक आबादी रहती है। जैसे मान लो ये है, ये नदी बहती है, तो यहाँ पे जो जगह होती है तो यहाँ पे अधिकतर आबादी रहती है। और जो नदी अपने साथ काफ़ी अवसाद लाती है, कंप लाती है, जलोढ़ लाती है, उनसे अच्छी खेती योग्य भूमि तैयार होती है। क्लियर है? इसलिए इसे नील नदी का उपहार कहते हैं। तो आप इसे याद रख लेना। क्लियर है? नील नदी के कारण इसे नील नदी का उपहार कहते हैं, क्योंकि वहाँ नील नदी के आसपास के क्षेत्रों में आबादी रहती है। और नील नदी जो अपने साथ अवसाद लाते हैं, नील नदी विक्टोरिया झील से निकल के आती है, तो वहाँ से अवसाद और कंप लाती है और वो यहाँ पे छोड़ देती है, जिससे कि खेती में काफ़ी अच्छी पैदावारी होती है। क्लियर है? नील नदी की घाटी में संसार की सबसे पुरानी घाटी सभ्यता विकसित हुई। तो ये याद नहीं करना आपको। अब थोड़ा यहाँ की भूमि और जलवायु समझ लेते हैं कैसी। वर्षा की मात्रा कम होने के कारण में से अधिकतर भाग मरुस्थल पर वर्षा यहाँ कम होती है पर कम होती है। क्लियर है? इसलिए इस भाग में आबादी नहीं के बराबर होती है, आबादी नहीं रहती है। जो आबादी रहती है वो बहुत ही कम भाग में रहती है। क्लियर है? 1/3 में रहती है। मतलब अब आगे पढ़ेंगे इसको हम। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में, मतलब ग्रीष्म ऋतु कब होती है? अप्रैल से मई के आरंभ में दक्षिण की ओर से गर्म एवं शुष्क धूल भरी हवाएं चलती हैं।
जो हमारे यहाँ चलती है मई जून के महीने में, वो यहाँ पे जो धूल और गर्म हवाएं चलती हैं इनको खमसन कहते हैं, ये आप याद रखना। क्लियर है। नील नदी के तटों के साथ साथ सकरी पट्टी भी भूमि उपजाऊ है। अभी हमने पढ़ा था, जैसे ये नील नदी है, ये सकरी पट्टी है, ये यहाँ पे भूमि उपजाऊ है, यहाँ पे लोग रहते हैं, किसानी भी करते हैं, खेती भी करते हैं। क्लियर। नदी की सकरी पट्टी में बाढ़ के दौरान कंप और मिट्टी, याद रखना, हमने बताया था ना, कंप और मिट्टी बिछा दी जाती है। वास्तव में मिस्र देश के तीसरी भाग पर ही जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर और जो नदी के आसपास वाला एरिया है उसी में जनसंख्या अधिकतर निवास करती है, 1/3 जनसंख्या वहीं पर रहती है। क्लियर है। अधिकतर लोग नील नदी के दोनों ओर फैली सकरी पट्टी पर रहते हैं। तो ये याद रख लेना, तो हल्का समझ लेना, जो नील नदी की जो पट्टी होगी ये आसपास का, ये कहीं 126 किलोमीटर होगी तो कहीं 3 किलोमीटर होगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो मैप ये देख लीजिए आप एक बार, कुछ है नहीं जो काम का, भी हम आपको आगे बताते जाएंगे। या यहाँ से जो नील नदी निकलेगी, यहाँ से ये, तो इसी अब हम आगे थोड़ा समझेंगे। क्लियर है। एक ये फैक्ट याद रखना, नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। क्लियर है। और 126 किलोमीटर चौड़ाई इसकी कहीं पर है, कहीं पर 3 किलोमीटर है। तो आप इसको याद भी रख लेना। यह विक्टोरिया झील से निकलती है, तो उसे भी याद रख लेना। कहाँ से निकलती है नील नदी? विक्टोरिया झील से निकलती है। क्लियर है। यह झील विषुवतीय देश में स्थित है, यहाँ साल भर वर्षा इसलिए वर्षा होती है। जो विक्टोरिया झील जो है, विषुवतीय व्रत होते हैं, विषुवत रेखा में पढ़ा था ना, उस पर जितने भी कंट्रीज आएंगे उसमें साल भर वर्षा होती होती है। अब ये विक्टोरिया झील से निकलती है, तो वहीं पर ये विक्टोरिया झील में जब बारिश होती है वहाँ पर साल भर, तो विक्टोरिया झील वहीं पर विशाल बहुत हो जाती है, तो वहाँ से निकलती है और मिस्र में प्रवेश करने से पहले बहुत अधिक मात्रा में जल ग्रहण कर लेती है। जो मिस्र में प्रवेश करने से पहले काफी मात्रा में ये जल आती है। क्लियर है। काहिरा के निकट नदी में कई शाखा हो जाती हैं। काहिरा एक जगह है, इसे हम समझेंगे अभी, इस मैप में देखेंगे थोड़ा, तो वहां से ये कई शाखाओं में बट जाती है। क्लियर है। ये देखिए, ये रहा काहिरा, तो काहिरा से कई शाखाओं में बट जाती है। अब देखना, ये यहाँ से गई, देखो समझना, ये ऐसी गई, देखो ये निकल गई यहाँ, ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, तो ये एक कोण टाइप में बना ले रही है। देखिए आप इसको, ऐसा कोण बन रहा है ये। ठीक है। तो ये, और यहाँ पे ये डेल्टा का निर्माण करेगी। क्लियर है। डेल्टा क्या होता है, जैसे मान लो ये नदी जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके नदी यहाँ निकल गई, यहाँ निकल गई, तो यहाँ पे जो जगह बचेगी वो डेल्टा है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टूड है इतना? ये धारा नील नदी के पानी को एक बड़े भूभाग में बांट देती हैं, इनको वितरकाएं कहते हैं। क्लियर है। मैं देखा था ना, जैसे नील नदी ऐसी, नील नदी जो हमारी आ रही है, ये यहाँ से निकली और ये ऐसी ऐसी डाइवर्ट हो गई कई सारी जगहों, तो उन्हें क्या बोलेंगे? वितरकाएं कहते हैं। अपने मानचित्र में नील नदी की विकृताओं को त्रिभुज के आकार में देखा था, ऐसे होके ऐसी ऐसी बटी हुई थी, तो त्रिभुज का आकार की बनी जाती हैं। इसका शीर्ष बिंदु काहिरा है, काहिरा से निकली थी। क्लियर है। नदी के मुहाने पर बने इस प्रकार त्रिभुजाकार भूभाग को नदी की कई वितरकाएं को डेल्टा कहते हैं। क्लियर है। जो ऐसे ऐसे बन जाती है तो उसे डेल्टा, जो त्रिभुज होता है उसे ही डेल्टा बोलते हैं। त्रिभुजाकार में जो बन जाती है वहाँ पे जो जगह बचती है, होता है पानी आसपास से निकल जाता है, उसे डेल्टा कहते हैं। ग्रीक भाषा की वर्णमाला के चौथे अक्षर, जो ग्रीक भाषा है उसकी जो वर्णमाला, जैसे हमारे यहाँ उलम होती है, वहीं की जो वर्णमाला है उसके चौथे अक्षर डेल्टा के समान आकार होने के कारण ग्रीक लोगों ने इसके भूभाग का नाम डेल्टा रख दिया। क्लियर है। वहाँ का जो वर्णमाला है, जो ऐसा जो चौथा अक्षर बनता है उसे डेल्टा बोलते हैं, तो ऐसा होने के कारण वहाँ के लोगों ने इसका नाम डेल्टा रख दिया। क्लियर है। डेल्टा का निर्माण द्वारा नदी द्वारा लाई गई मिट्टियों से होता है। जो नदियों के साथ मिट्टी भी आएंगी,
तो जो कुछ यहाँ निकल जाएंगे और जो मिट्टी होगी यहाँ पे जमा हो जाएगी, तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है। इस मिट्टी को कंप या जलोढ़ कहते हैं। कहते हैं कंप या जलोढ़। क्लियर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नदी के मुहाने पर लगातार कंप या मिट्टी जमा होती रहती है, परिणाम स्वरूप डेल्टा समुद्र या झील में बढ़ती रहती है, जिससे नदियाँ गिरती रहती हैं। क्लियर है। ये उससे बढ़ती रहती नदियाँ फिर आएंगी, पर ये धीरे धीरे करके काफ़ी बड़ा परिणाम स्वरूप डेल्टा समुद्र या झील में बढ़ती रहती है। क्लियर है। जो वहाँ पे जमा होता है डेल्टा का भी विस्तार होता जाएगा। क्लियर है। तो डेल्टा बढ़ता रहेगा, जैसे आती रहेंगे उस समुद्र जो जहाँ पर जो डेल्टा होगा वो बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ के साधन और उनका उपयोग देखते हैं। अब साधन और उपयोग में फसलें, पहले इसको हटा देते हैं थोड़ा। क्लियर। मिस्र में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, यहाँ की कुल संख्या केवल कृषि, बस अब ये खत्म है चैप्टर, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ के लोग 1/3 लोग कृषि करते हैं। मिस्र पर कृषि संख्या दबाव कुछ नहीं है काम का। जो हमारे काम का है वो हमने निकाल लिया। अब ये समझ लीजिए जी, देखिए चित्र में किनारे में अलकाहारी शहर, ये शहर जो है अलकाहारी है। तो नदी को बांटती हुई शाखाओं की वितरकाओं देखते हैं। अब ये ओल्ड एनसीईआरटी इसमें नहीं दिख रहा, मतलब वितरकाएँ आप देख पा रहे हैं, ऐसे ये है और यहाँ से काफ़ी सारी वितरकाएँ बनी होती हैं। ये सब तो उतना देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस हल्का सा आइडिया है जो हमने आपको दे दिया है। जो मिस्र के किसान को फैलाह कहते हैं, ये आप याद रख लेना बस। कहते हैं फैलाह। यहाँ चावल, जौ, बाजरा, गन्ना, खजूर आदि महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। कपास की नगदी फसलें होती हैं। तो बस यही है। और क्या है यहाँ पे, और जल संसाधन, नदी पर कई ऊंचे ऊंचे बांध बनाए गए हैं। इनको जो पानी वर्षा कम होती है इसलिए नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए गए। यहाँ की जो मुख्य सिंचाई का साधन है वो बांध ही है। क्लियर है। देखिए खनिज और उद्योग, इसमें कुछ काम का नहीं है आपके, ये सब डाटा चेंज होता रहता है। जनसंख्या 10 लोग, अब ये भी चेंज हो गया क्या है, इसका कुछ फायदा नहीं है पढ़ने का, पुराना डाटा। ये आप याद रखना, अल काहिरा मिस्र की राजधानी है। क्लियर है। और विश्व प्रसिद्ध पिरामिड की रिफ्रेक्स काहिरा के निकट हैं। जो पिरामिड होते हैं, अभी हम देखेंगे पिरामिड, एक मिनट। ये देखिए ये रहे पिरामिड। इन पिरामिड की खासियत क्या होती है, ये बिना किसी जो क्या बोलते हैं जो सीमेंट का प्रयोग किए बिना या किसी गारे का प्रयोग किए बिना, ये देखिए यहाँ पे होगा अभी। देखिए पिरामिड की आकृति विशिष्ट रचना को देखो, पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों बिना गारे से जोड़े गए हैं। पुराने जमाने में मिस्र के लोगों द्वारा ऐसी खूबसूरती बनाने की कला सचमुच अद्भुत है। बिना गारा सीमेंट का उपयोग किए काफ़ी बड़े बड़े पिरामिड बनाए जाते हैं और इनका वेल सेटल्ड होता है। क्लियर है। तो ये मिस्र में, आप ये भी याद रख लेना। क्लियर है। तो ये भी हो गया हमारा। बरसाइद पोर्ट, ये आप याद रख लेना, ये कहाँ पर है, सुएज नहर पर स्थित है। क्लियर है। यातायात सब पुराना हो चुका है, कुछ काम का नहीं है हमारे। सुएज नहर अफ्रीका एशिया की अलग जल संधि को काट कर बनाई गई है। ये थोड़ा देख लेना आप, 1886 में इस नहर के बन जाने के बाद मुंबई और लंदन की 700 किलोमीटर की दूरी अधिक कम हो गई। 162 किलोमीटर लंबी, कुछ नहीं पुराना, 10 घंटा में टाइम लगा। जो दूरी थी वो वहाँ पे जो बन जाने के कारण थोड़ी यातायात में जो 700 किलोमीटर से भी अधिक का जो फासला था वो मात्र 162 किलोमीटर का रह गया इस नहर के बनने के कारण। क्लियर है। अब जो यहाँ का जो फासला था वो 10 से 11 घंटे में आराम से कवर हो जाता था। क्लियर है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये की पॉइंट्स रहेगा, समझ लेते हैं। वितरक हमने देखा था वहाँ बट जाती हैं नदी की शाखाएं, जिनके द्वारा नदी पानी में बट जाती है अलग अलग छोटे छोटे भागों में। डेल्टा वहाँ पे लाती है, नदी के मुहाने पर
नदी द्वारा लाए गए काम पे मिट्टी को त्रिभुजाकार भूभाग जैसे होकर नदी वितरकों में जाती है। क्लियर है? उन्होंने देखा था डेल्टा ऐसे नदी जाती थी और ऐसे करके ऐसे बट जाती, तो यहाँ पे जो त्रिभुजाकार डेल्टा बन जाता था। क्लियर है? नील नदी किस स्थान पर है, ये आप क्वेश्चन कर लेना। नील नदी की प्रमुख नकदी फसलें, ये कपास यहाँ पर ज़्यादा होता है, बस यही एक नकदी फसल होती है। सूरज नहर के दो किनारों से मिलती है। नील नदी पर कौन सा बड़ा बांध है? क्लियर है? तो ये आप सहायक वितरक जल संधि और स्थल संधि, ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, यहाँ पे पूछ लिया इन्होंने। इस मार्ग पर चुंगी और ये सब करना, इन क्वेश्चनों को अगर ये हो जाए तो आप समझ लेना आपने ये चैप्टर अच्छे से किया है, वरना दोबारा से देखना। क्लियर है? मिस नील नदी को अपार क्यों कहा? क्लियर है? मैं बड़ा था वहाँ पे अपने साथ कम पर जलोढ़ मिट्टी लाती है, और वहाँ पर नील नदी पे बांध बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, और नील नदी के आसपास जो अधिक आबादी रहती है 1/3 के आसपास, इसलिए नील नदी का अपार कहते हैं। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने न्यू लेसन के साथ। तो इस सीरीज में हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 7 चैप्टर और बचे हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, ईडी चैप्टर हैं, तो हम उन्हें करेंगे।